तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 3 है जनसंख्या संगठन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 4th चैप्टर, जिसकी हमने रीडिंग भी पूरी की हुई है। और 4th चैप्टर का नाम क्या है आपका? मानव विकास। और ये है आपकी पार्ट 1 बुक का चैप्टर। तो आपका क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वृद्धि और विकास में जो है दोनों में संबंध पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे जो समय है वो अपने आप ही परिवर्तित होता रहता है। दोनों में अंतर कितना होता है? केवल मात्रात्मक, सिर्फ जरा सा अंतर पाया जाता है। यदि किसी की मात्रा बढ़ जाए तो वह धनात्मक हो जाता है और कम हो जाता है तो वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। विकास का अर्थ क्या था कि गुणात्मक परिवर्तन से होता है, मतलब इंटरनली जो हमारे परिवर्तन होते हैं। विकास उस समय होता है जब वृद्धि पॉजिटिव होती है, यानी कि दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। एक चीज़ का विकास कब होता है? जब उसमें वृद्धि हो रही होती है, और लेकिन वृद्धि हमारी सकारात्मक हो, यह हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। कई बार वृद्धि जो है हमारी कम भी हो जाती है। विकास उस समय होता है जब उसके गुणों में सकारात्मक रूप से परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो इसका अर्थ है कि नगर में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर सुविधाएं वही रहती हैं, आप जनसंख्या तो बढ़ा रहे हो, जनसंख्या 2 लाख हो गई है और आप जो सुविधाएं हैं वो कितने लोगों वाली दे रहे हो? 1 लाख वाली। तो उससे क्या है, वो वृद्धि विकास से संबंधित नहीं है। केवल जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, गुणवत्ता में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब आप देखते हो, आपके परिवार में अगर 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों के हिसाब से तो आप काम कर ही रहे हो। अगर आपके परिवार में 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं तो क्या आप उन 8 सदस्यों वाला ही सब कुछ उन 10 सदस्यों के लिए करोगे? नहीं, क्योंकि उन 2 सदस्यों की जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जब हम 10 लोगों के हिसाब का काम करने लग जाते हैं, वही सुविधाएं 10 लोगों में देने लग जाते हैं, तो वो हमारी वृद्धि कहलाती है। अब आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुणों में धनात्मक परिवर्तन, गुण व साधारण परिवर्तन। क्या था? अभी मैंने आपको समझाया, जब गुणों में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन आता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी सैम्पल, रेडजेल। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है क्या दी है? मानव विकास की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच, यानी कि जो भी साधन जनसंख्या तक वो है, प्रत्येक व्यक्ति तक वो पहुँचने चाहिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव विकास का उद्देश्य, ध्येय क्या है? लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, और वह संसाधनों के उपयोग के लिए जो है मनुष्यों को काम करने के तरीकों और उनकी क्षमताओं की अध्ययन प्रक्रिया को बढ़ाना है। मानव विकास की सारी सोच जो है 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। कौन कौन से? पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है हमारा सशक्तिकरण। जब इन 4 स्तंभों का विकास हो जाता है तो मानव का भी विकास हो जाता है। तो समता में क्या था? सभी को समान समझा जाए। सतत पोषणीयता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विकास करना। कि उत्पादकता में क्या था? कि उत्पादकता इतनी हो कि हमारे देश की प्रत्येक जनसंख्या, प्रत्येक नागरिक तक सभी संसाधनों को पहुंचाया जाए। सशक्तिकरण, कि सभी चीज़ों पर सभी का एक जैसा अधिकार होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है?
तो मानव विकास सूचकांक में आपने क्या पढ़ा था कि वर्ष 2016 में प्राप्त मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है विश्व के जिन 188 देशों का क्रम बनाया गया था उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? सबसे पहले अति उच्च, फिर मध्यम और फिर निम्न। अति उच्च में क्या आता है? इसमें वे देश शामिल होते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक जो है 0.800 से ऊपर होता है, और मानव विकास में जो है 2016 के आंकड़ों के अनुसार जो है इसमें 51 देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य है, नीदरलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सबको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है हमारा मध्यम विकास सूचकांक वाले देश। मध्यम वालों में जिन देशों का स्कोर जो है 0.500 से लेकर 0.799 के बीच होता है वो मध्यम सूचकांक वाले देश हैं। इस वर्ग में जो है 96 यानी कि 96 देशों को शामिल किया गया है। पहले 10 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, बहामास, बेलारूस, उरू और पलाऊ, कुवैत, रूसी संघ, रोमानिया, बल्गारिया, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हैं। निम्न सूचकांक वाले देशों में क्या है? इसमें वे देश शामिल होते हैं जिनका स्कोर जो है 0.500 से नीचे होता है। इस वर्ग में जो है 41 देश शामिल हैं। इस समूह के प्रथम 10 देश कौन से हैं? मोजाम्बिक, बुरुंडी, इथियोपिया, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, गिनी बिसाऊ और बुर्किना फासो, ये सब जो नाइजीरिया, ये सब जो देश हैं वो निम्न सूचकांक वाले देश में शामिल हैं। तो अति उच्च सूचकांक कितना है? 0.800 से ऊपर, और उसमें कितने देश शामिल हैं? 51। मध्यम में कौन कौन से हैं? 0.500 से लेकर 0.799 के बीच, इसमें 70 से 96 देश शामिल हैं। निम्न सूचकांक में कितने हैं? 0.500 से जिनका नीचे होता है, और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? 41 देशों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो मानव विकास शब्द में क्या आता है? मानव विकास केवल जो है आय और संपत्ति का विस्तार नहीं है, बल्कि मानव के कार्य और उसकी क्षमताओं की वृद्धि की एक प्रक्रिया है। कि जब मनुष्य आय में तो उसकी वृद्धि होती है, और आय के साथ साथ जब उसकी कार्य करने की जो क्षमता है जब उसमें भी वृद्धि हो जाती है तो वो मानव विकास प्रक्रिया कहलाती है। इस अवधारणा के अंतर्गत जो है व्यक्ति विकास के सभी पहलुओं के प्रति केंद्रित होता है। विकास का मुख्य लक्ष्य जो है ऐसी स्थितियां निर्मित करना होता है जहां व्यक्ति अर्थपूर्ण जीवन जी सके। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है किसने किया था? महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार महबूब उल हक ने क्या कहा था? सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका सार्थक जीवन बहुत लंबा हो। जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। मनुष्य स्वस्थ रहना चाहिए, उसे अपने कौशलों, अपने प्रतिभाओं को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें समाज में अपनी भागीदारी को भी निभाना चाहिए तथा अपने लक्ष्यों के प्रति जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को वो अच्छी तरह से प्राप्त कर सके और अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को वो सफल बना सके। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? आपको 4 स्तंभ बताए थे, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। आगे आप ये और लॉन्ग क्वेश्चंस में फिर से भी करेंगे। समता क्या होती है? समता का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो भी संसाधन उपलब्ध हैं एक समान रूप से सभी तक पहुंच सके, किसी से भी
भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, आय के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ जो है समान व्यवहार होना चाहिए। जितने भी संसाधन हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सभी को उपलब्ध हो जाने चाहिए। भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत जो है लोगों को समानता के मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद भी समाज में कभी कभी भेदभाव की घटनाएं भी देखने को मिलती है। जो समानता है वो सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अगर उनको यह अधिकार नहीं मिलता है तो वो इसके खिलाफ अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। सतत पोषणीयता क्या होती है कि सतत पोषणीयता का अर्थ है लोगों का विकास करने में, अर्थात उनको जो है विकास करने के अवसर मिलना। सतत पोषणीयता जो है मानव विकास तभी होगा जब एक पीढ़ी को समान अवसर मिलेंगे। यानी कि आज आप जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं आपको उन संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए प्रयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी या जो हमारे बाद पीढ़ी होगी उस पीढ़ी को भी जो है उन संसाधनों की उपलब्धता हो सके। ये नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है तब भी हम उन संसाधनों को पूरी तरह से समाप्त कर दें। ऐसे तो जो मनुष्य जीवन है, मानव जीवन है, वो किस में पड़ जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा। और इसके लिए यह ज़रूरी है सतत पोषणीयता के लिए कि हम पर्यावरण, वित्तीय व मानव संसाधनों का प्रयोग में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सभी संसाधनों का प्रयोग करें। यदि हम इन बहुमूल्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, बिना ज़रूरत के प्रयोग करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों का विकास नहीं हो पाएगा। उन तक ये संसाधन जो हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अर्थात आने वाली पीढ़ी तक इन संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो है हमें इन संसाधनों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है।